आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपना चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पहले कभी डिस्कस किया है? हमने कहीं ये शब्द सुना है इक्विलिब्रियम? कहां सुना है? कहां सुना है? जहां पे तीन कंपोनेंट आ गए थे। कहां पे आए थे? लेमीज थ्योरम वाले में, जहां पर रिजल्टेंट वेक्टर वाले केस के अंदर हमने कहा था कहीं एक पॉइंट पे लगने वाली सारी फोर्सेस अगर बैलेंस कर देती हैं, हमने क्या कहा था? अगर एक पॉइंट पे लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं तो वहां पर सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में। एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट रिजल्ट ना दिखे, नेट आउटपुट ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कुछ काम होना बंद हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम यहां पे एक काम करते हैं, एक रस्सी पकड़ते हैं, उधर से दो बच्चे उस तरफ खींच रहे हैं, दो बच्चे इस तरफ खींच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली खींच रहे हैं, चारों बच्चों में बराबर स्टेमिना। क्या रस्सी कहीं हिलेगी? नहीं हिलेगी। लेकिन क्या बच्चों ने किसी ने भी फोर्स लगानी बंद करी है? नहीं करी। फोर्स तो अभी वहां पे लग रही है, लेकिन नेट रिजल्ट नहीं है। तो बाहर से देखने वाले को लगेगा बेवकूफ बना रहे हैं, यहीं के यहीं खड़े हैं, तब से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। लेकिन एक्चुअल में वहां पर फिजिकल फोर्सेस हैं। एक टीम उस साइड खींच रही है रस्सी को, एक टीम इस साइड खींच रही है। तो फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन चेंज कुछ नहीं आ रहा। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो इक्विलिब्रियम को वैसे हम बात करें तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इट इज सेट अप इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो किसी तरीके का कुछ अपना स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होने के एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा समझना, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं और देखो जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी या फिजिकल के अंदर तो हर बार यही एग्जाम्पल चल जाएगा। इसी चीज को इमेजिनेशन में रखना। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने पानी भर लिया, ठीक है, यहां तक हमारे पास पानी का लेवल है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने यहां से हीट करना शुरू किया उसे। जब मैं हीट कर रहा हूं, पहला काम क्या है भाई? इसको क्लोज्ड सिस्टम बनाओ। अगर इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसको हम ढकेंगे नहीं, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जब भी हमें किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, मैंने कहा दो बच्चे उधर रस्सी खींच रहे हैं, दो बच्चे इधर, तो उसके अंदर एक मैंडेटरी कंडीशन है, कोई पांचवा बच्चा आगे चुल नहीं मचाएगा कि नहीं मत किसी एक टीम की तरफ जबरदस्ती कर लो। या होता है ना, कोई एक हरकत सा आएगा जो आके बीच में रस्सी के ऊपर से कूदेगा, लात मारेगा, कुछ करेगा, वहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। मतलब क्या कहानी हुई? भी कहानी ये है कि कहीं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं आनी चाहिए, तो विद इन द सिस्टम होगा जो होगा। अब हमारे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर अगर डब्बा हम बंद नहीं करेंगे तो अंदर का माल सौदा बाहर चला जाएगा। ओपन सिस्टम अपने को पता है, वेपराइज होगा तो वेपर्स बन के मैटर बाहर चला जाएगा, बाहर का मैटर अंदर आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हम कभी अटेन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन क्या है? सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। अब मैंने हीट देनी शुरू करी। जैसे ही हमने हीट करना शुरू किया, यहां से पानी का लेवल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये वेपर्स बनने शुरू होंगे और ये वेपर्स ऊपर जाकर सरफेस पे जमने शुरू हो जाते हैं। अपने को पता है, कंडेंस होने लग जाते हैं, ये पता है सबको। भाप बनती है और ऊपर अगर जो किसी पतीले के ऊपर प्लेट होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा भाप जम जाएगी और यहां वो जमती रहेगी। यहां वाटर का लेवल कम हो गया और हीट दी और जमनी शुरू हुई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारा ही पानी भाप बन के ऊपर चिपक जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि डब्बा ही उल्टा हो गया, ये तो नहीं होने वाला है कि पानी ऊपर ही सारा आ गया। तो क्यों नहीं हो रहा है? या ग्रेविटी काम करेगी। ग्रेविटी कैसे काम करेगी? यहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जब ऊपर तक चला गया तो यहां से वो कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरनी शुरू हो गई है। जो वेपर्स ऊपर जाके कंडेंसेशन की वजह से लिक्विफाई हो गई थी, एक सर्टेन वॉल्यूम इकट्ठी होने के बाद नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। मैंने हीट करना बंद नहीं किया, तो यहां से वेपर्स अभी भी जाते जा रहे हैं, वेपर्स जाते जा रहे हैं। ना तो वेपराइजेशन बंद हुई, ना कंडेंसेशन बंद हुई। लेकिन क्या अब पानी का लेवल नीचे आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना पानी इवेपोरेट करेगा सेम उतना पानी वापस कंडेंसेट आके लिक्विफाई हो जाएगा कि नहीं? जितना वाटर इवेपोरेट करेगा उतना ही वाटर कंडेंसेट कर जाएगा।
तो अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या दिखेगा कि यहां पर ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गई है कि नहीं। और सिर्फ वाटर की ही वॉल्यूम नहीं, जो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर प्लेट के ऊपर जो सरफेस के ऊपर लग गए हैं, जो कंडेंस हो गए वेपर चिपक गए थे, वो भी अमाउंट फिक्स हो गया। क्योंकि अगर यहां से कुछ कम होता है तो यहां से फिर बढ़ जाता है। ओवरऑल नेट चेंज दिख रहा है कुछ? कुछ भी नहीं। तो यहां हो क्या रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हो रहा है कि नहीं? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हीट देनी बंद नहीं करी है, रिएक्शन रुका नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, बट all the measurable all the measurable properties, all the measurable quantities of the system are constant। ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना ही यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, ना ही यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है। तो all the measurable properties are constant at this time। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट टर्म है यहां की। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहेंगे, when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ये बात समझ में आई है? चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे आयनिक हो, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा तो जैसे ही अटेन होगी कंडीशन, उसी टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा एंड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट एट दिस फेज। समझ में आई ये बात? ये पक्का क्लियर है? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम यही बात करें कि क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम जब फिजिकल प्रोसेस के अंदर होगा, जैसा कि हमने यहां किया, ये स्टेट में चेंज आ रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा था, केमिस्ट्री वाइज केमिकल्स में कुछ नहीं था, है ना। तो यहां पर अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, देखो अब यहां पर इक्विलिब्रियम में जब मैंने कहा कि लिक्विड से वेपर्स और वेपर से लिक्विड, यह स्टेट के अंदर चेंज आ रहा था। फिजिकल स्टेट्स में चेंज था, सॉलिड से लिक्विड, मतलब बेसिकली लिक्विड से वेपर्स और वेपर से लिक्विड, ये था। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम था। किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सबसे रेलेवेंट टर्म क्यों है यहां पे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शंस का मतलब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, फिजिकल रिएक्शन भी है। ये चेंज इन स्टेट याद करो, 10th क्लास के अंदर हमने क्या कहा था कि रिएक्शन किस तरीके से हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है। अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, वेपर, है ना, प्रेसिपिटेशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, इनमें से कुछ भी होता था, हम कहते थे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे कोई तो रिएक्शन है ही। अब अगर एक बात समझो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। फॉरवर्ड क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने इनिशियली जब हीट देनी स्टार्ट करी तो पहले स्टार्ट क्या हुआ था, इवेपोरेशन। एक सर्टेन पॉइंट पर आकर, एक किसी स्टेट पे आके, किसी टाइम पे आके इवेपोरेशन जिस रेट पे हो रही है, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है समय के साथ साथ होने वाला बदलाव। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड which is being converted into vapors is exactly equals to rate of condensation which is backward reaction। तो जहां rate of evaporation और rate of condensation equal हो गए, physically ये system equilibrium state में पहुंच गया। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली रेफरेंस है कि एक रिएक्शन जो पहले शुरू हो गया था और उसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन बाद में शुरू हुआ होगा जब कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन गया होगा। इसका एक सिंपल मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं, अभी देखो, मान लो कि मेरे पास ये जैसे मार्कर्स हैं, मार्कर छोड़ो, एक एग्जांपल रखते हैं, बॉल्स हैं बहुत सारी, ठीक है। मेरे हाथ में भी 15 बॉल्स हैं, यहाँ पे सामने रखी हुई 15 बॉल्स हैं। मैंने कैच देना शुरू किया, ये सामने बच्चे बैठे, इसको कैच दिया, आद्या जी को एक कैच दिया, 2 3 4 5 5 तक कह रही है, ठीक है मैं कैच करे जा रही हूँ। मैंने छठा दिया, लड़की का दिमाग खराब हो गया, कहती कि पागल हूं मैं, कैच करे जाऊँ, मैं नहीं रखती, वापस रखो। अब हुआ क्या समझना जरा, 15 रिएक्टेंट्स थे मेरे पास, बॉल्स कितने थे, 15। मैंने एक बॉल
2 बॉल, 3, 4, 5 तक सब ठीक चल रहा था। यहां पर कितने बच गए हैं? 10। यहां प्रोडक्ट कितना बन गया है? 5 का। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट। मान लो कंसेंट्रेशन वाइज, एक सिंपल नंबर वाइज समझा रहा हूं। 15 में से 5 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना गए। यहां तक सब सेटल था। इसके बाद शुरू हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन जैसे ही मैंने यहां से एक और बॉल फेंकी, मतलब यहां 9 हुए, तो साथ के साथ इसने वापस फेंक दी मेरे पास, फिर से 10 रहे। अब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। जितनी बॉल्स मैं उसे उसकी तरफ फेंकता रहूंगा, उतनी ही बॉल्स मुझे वापस मिलती रहेंगी। अब हुआ क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बाहर से ऑब्जर्व करने वाले के लिए ना रिएक्टेंट्स में चेंज आ रहा है, ना प्रोडक्ट्स में चेंज आ रहा है। बट क्या एक्चुअल में रिएक्शन रुका? नहीं। मैं तो अभी बॉल फेंक रहा हूं, लेकिन मैं जैसे ही फेंकता हूं, साथ के साथ बॉल वापस आ जाती है। इनिशियल चेंज आया ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हुए, वहां इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। समझ में आई है? पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी, चौथी, 5वीं तक तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है ना। जैसे ही 5 वहां पहुंच गए, अब बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो गया। और बैकवर्ड रिएक्शन भी सेम उसी रेट पे पहुंच गया है जिस रेट पे फॉरवर्ड था। समझ में आई है? तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, हमने क्या कहा? इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। डन है। अब एक काम करते हैं, अब इसके ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले, एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्यों? क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो सराउंडिंग का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। वेपर्स अगर हम बना रहे हैं, वो उड़ गए हैं, बाहर चले गए हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। जैसे यहां से अगर मैं बॉल फेंक रहा हूं, मैं इस बच्ची की जगह ऐसे रैंडम फेंकने लग जाऊं, तो बॉल वापस आएंगे नहीं। इक्विलिब्रियम कभी बैकवर्ड रिएक्शन ही शुरू नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम तो छोड़ ही दो। ये बात समझ में आई है? फिर है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट टर्म है। डायनामिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? डायनामिक का मतलब क्या होता है कि कुछ रुका हुआ नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है। जब रिएक्शन चल रहा था, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्शन रुका नहीं है। जैसे ही मैंने 5 बॉल्स फेंक दी इसके पास, अब इसने वापस 6th बॉल मुझे वापस कैच करानी शुरू करी। मैंने बॉल फेंकना बंद नहीं किया, मैं अभी भी इसकी तरफ बॉल्स फेंके जा रहा हूं, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से ये वापस से वो बॉल्स मेरी तरफ कंटिन्यूएशन में फेंके जा रही है। यहां पर जितना वेपराइजेशन हो रही थी, उतनी ही कंडेंसेशन होती जा रही है। लेकिन ना तो वेपराइजेशन रुकी है, ना कंडेंसेशन रुका है, ना मैंने हीट देनी बंद करी है। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने से मेजरेबल क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं रुकता। ये ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? इट इज डायनामिक इन नेचर। अगर 1 मार्कर 2 मार्कर में एक्सप्लेन करना आता है, तो बोला जाता है कि कमेंट व्हाई इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, व्हाई इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी डायनामिक इन नेचर। तो उसमें हमारे पास क्या है? ऑल्दो देयर इज नो apparent change at equilibrium, yet both the forward and backward reaction continue to take place. इसलिए क्या रहेगा? डायनामिक। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम भाई, सॉलिड और लिक्विड। वाटर है, आइस है, मेल्ट हो रही है। 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में समझो। 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर पता है क्या होता है? क्या होता है? पानी बर्फ बनती है, लेकिन बर्फ भी तो पानी बनती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट करती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर फ्रीज करता है। वहां अगर हम एक सर्टेन प्रेशर की बात करें, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। तो जो वाटर है, जो आइस की फॉर्म में है, वो मेल्ट करके लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड वापस फ्रीज होके सॉलिड बन रहा है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। और एक टेम्परेचर ऐसा है, एक प्रेशर ऐसा आएगा, जहां पर रेट ऑफ मेल्टिंग और रेट ऑफ फ्रीजिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। द टेम्परेचर, हाँ जी, अगर हाँ फिक्स रखेंगे और एक सर्टेन प्रेशर भी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रीजिंग में, अकेला टेम्परेचर नहीं है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फेसेस ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या कहते हैं उसे? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि उस टेम्परेचर पे दोनों ही काम हो रहे हैं, सॉलिड मेल्ट भी होता है और लिक्विड फ्रीज भी होता है। तो ये नॉर्मल मेल्टिंग या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, और उसमें हम क्या कहेंगे कि वो क्या आ गए? इक्विलिब्रियम स्टेट में चीजें पहुंच गई है। नेक्स्ट है
लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर जो मैं वाटर को हीट करना शुरू करता हूं तो वो क्या होगा, वेपराइज होगा और वेपर से वापस कंडेंस होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। क्लियर है बच्चा। तीसरा आता है हमारे पास सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड में क्या रहेगा, जैसे आयोडीन है, आयोडीन पता है अपने को सीधा सीधा क्या होता है, उसकी सब्लिमेशन होती है, वो सीधा वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, डायरेक्ट रहता है, वेपराइजेशन सब्लिमेशन, बीच में लिक्विड फेस नहीं आती। तो ये भी क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड गैसेस इन सॉलिड। अब यहां समझो, देखो पहला है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का क्या कंसेप्ट है, तुमने कभी पानी के अंदर चीनी घोल के देखी है? पानी के अंदर चीनी घोलेंगे, अगर ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं तो मुश्किल से घुलती है, ये पता है सबको। राइज इन टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो एक टॉपिक अलग है, आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं। लेट अस अज्यूम 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर, फ्रिज से निकाला, 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है अभी पानी का, उसके अंदर हमने चीनी घोली, घोलनी शुरू करी, घुल गई। मान लेते हैं एक ग्लास इसके अंदर, मान लेते हैं ये लो, एक कप के अंदर हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी। 1 चम्मच के अंदर मान लेते हैं 15 ग्राम चीनी, आराम से घुल गई। 15 ग्राम घुली, मैंने 16 ग्राम करी तो भी घुली, 17 करी, 18 करी, 19 करी, 20 ग्राम तक चीनी घुल रही है। मैं स्टिर कर रहा हूं, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही 21 ग्राम शुगर इसमें डाल के स्टिर करता हूं तो घुल तो गई, लेकिन जो पहले से डिसॉल्व है वो क्रिस्टलाइज होकर सेपरेट होनी शुरू हो गई। मैं 22 ग्राम डालता हूं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। 23 ग्राम डालता हूं, मेरी डाली हुई घुल रही है, लेकिन जो पहले से घुली हुई है वो सॉलिडिफाई होती जा रही है, वो क्रिस्टलाइज होके नॉन सॉल्युबल फॉर्म में बाहर निकल के आती जा रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम आ गया। जितनी सॉल्युबिलिटी चल रही है उतनी ही अनसॉल्युबल वाला प्रोसेस, नॉन सॉल्युबल वाला प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। हो क्या रहा है, शुगर इन सॉल्यूशन और यहां पे शुगर सॉलिड फॉर्म में। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जितना मैं शुगर को जिस रेट पे घोल रहा हूं, सेम रेट पे शुगर की क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। मैं इधर से चीनी घोलता हूं, उधर से क्रिस्टलाइजेशन होती है, इधर से घुल रहा है, उधर से क्रिस्टलाइजेशन। ये बात समझ में आई है। तो ये इक्विलिब्रियम मिल गया हमें, क्लियर है। फिर आता है गैसेस एंड लिक्विड, हेनरीज लॉ। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, 11वीं है ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबको पता है 12th और ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 12th के अंदर पहला चैप्टर आएगा सॉल्यूशंस। उन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हेनरीज लॉ पूरा एज इट इज आएगा, और जिसके बेसिस पर ही आगे फिर रॉल्स लॉ चलता है। तो बहुत रेलेवेंट सा है ये, देखो जरा। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा, समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। The mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at a particular temperature is proportional to the pressure of a gas above solvent. क्या बोला गया है, mass of the gas dissolved in the solvent is directly proportional to the pressure over the surface of the liquid at constant temperature. इसका एग्जाम्पल कहीं देखा तुमने? अगर मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताऊं, सबको पता है कोल्ड ड्रिंक क्या होती है। कोल्ड ड्रिंक है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेज पता है, जिसके अंदर हम किसी तरीके से उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर देते हैं, इसीलिए उसे कार्बोनेटेड बेवरेज कहा जा रहा है। अब तुमने कभी नोटिस किया, अगर जो तुम उस कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो, फिश साउंड आता है, क्यों? हम कहते हैं गैस निकल रही है। अब एक काम करो, उसी कोल्ड ड्रिंक को तुम ग्लास में डाल दो, डाल दिया और 5 मिनट के लिए रख दो, क्या उसका टेस्ट वैसा ही रहता है जैसा शुरू में था? मीठा मीठा पानी हो जाता है, कुछ नहीं बचा उसके अंदर, बेशक ठंडा भी रहे फिर भी। और अगर अब एक काम करो, उसको एक काम करो, प्लेट के अंदर डाल दो, और अब वो पीने लायक नहीं बचते, बिल्कुल ही सिर्फ मीठा पानी, उसके अंदर से फिज बिल्कुल खत्म हो गई। फिज खत्म क्यों हुई? जब वो ढक्कन बंद था, ढक्कन बंद के अंदर क्या था, हाई प्रेशर के अंडर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैक्सिमम होती है। ये हेनरीज लॉ है। क्या कहता है? एट एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, ये दोनों फेवरेबल कंडीशंस है। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर भी दूं, एक सर्टेन टेम्परेचर की बात करें, तो हाई प्रेशर पर गैसेस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगी। अब जब हम ढक्कन खोल देते हैं तो प्रेशर रिलीज हो रहा है, सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैसेस है उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, तो वो फिश साउंड के साथ बाहर आ गई। हमने कप में डाल दी, कप में डाली, ग्लास में डाली, उसका जो सरफेस है वो ऊपर से ज्यादा खुला है, ठीक है, गैसेस का प्रेशर सरफेस के ऊपर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हुई, गैसेस उड़ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो बिल्कुल ही सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो गई और सिर्फ वो मीठा पानी बच के कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई वहां से। ये बात समझ में आई है? अच्छा, एक और चीज तुम्हें बताता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक ये भी पता है अपने को, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा गैसेस कम डिसॉल्व होंगी। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, दिखाता क्या बता ही देता हूं, करके खुद देखना। कोल्ड ड्रिंक के बारे में फिर से चलते हैं। कोल्ड ड्रिंक पता है सबको, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, प्लास्टिक वाली पेट बोतल लेते हैं। अगर जो तुम उसको देखो जब दुकान पे आती है, वो अगर गर्म है, काफी बारी देखो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स क्या होती हैं, बाहर रखी होती हैं, हमारे पास डीप फ्रीजर्स में नहीं रखी हुई उन्होंने, तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को उठा के देखो ना, फटने को हो रखी होती है, बिल्कुल बहुत हार्ड होती है, बिल्कुल भी नहीं दबेगी वो। तुम कंप्रेस करने की कोशिश करना, वो बिल्कुल नहीं दब रही है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब अंदर लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो गैसेस हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इस वजह से गैसेस बिल्कुल बाहर निकल के सारी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ, बॉटल फटने को हो रखी है। अब सेम बॉटल को क्या करो, फ्रिज के अंदर रख दो। फ्रिज के अंदर रखा तो थोड़ी देर बाद वो उतनी टाइट नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे कंप्रेस तो नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियसली अंदर गैसेस हैं, लिक्विड है, बट स्टिल वो उतनी टाइट नहीं रहेगी। समझ रहे हो ये बात? अब एक और देखना, अगर कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ देखना, शायद कोक के अंदर लिखा होता है बेस्ट टेस्ट व्हेन सर्व्ड चिल्ड, कि तब ज्यादा अच्छी लगेगी जब तुम बिल्कुल ठंडी सर्व करोगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा ठंडी रहेगी, जितना लो टेम्परेचर रहेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ गैसेस ज्यादा डिसॉल्व रहेंगे कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट मीठे पानी से तो नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है जब तक उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहेगी उस फिज की वजह से ज्यादा। तो अगर लो टेम्परेचर पे सर्व करोगे तो गैसेस ज्यादा देर तक डिसॉल्व रहेंगी और ज्यादा टेस्टी हमें लगेगी। ये बात समझ में आई है? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, दोनों पे गैसेस ज्यादा डिसॉल्व रहती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक सिंपल सी एक बात डिस्कस करें। तुम्हें हिमालय पे जाने के बारे में क्या लगता है? बहुत कम लोग जा पाते हैं ना, बहुत ही कम लोग हैं जो हिमालय पे जा पाते हैं। एक्चुअल में बहुत ही रेयर लोग हैं जो हिमालय पे एग्जैक्टली जा पा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पे क्या ही दिक्कत है जाने में? ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। ठंड का तो क्या ही, आदि को लगती नहीं हमारे, है ना। ज्यादा होगा जैकेट पहन लेंगे, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? शूज पहनो, जैकेट पहनो, चल पड़ो, खाना खुना पैक करो, रास्ते में मैगी बनाते हुए चलते हैं, मस्त बनाते हुए खाएंगे। 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने लगे लगते रहेंगे, आराम आराम से चलते हैं, है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाएं। दिक्कत क्या है फिर वहां जाके? वहां प्रेशर हाई होता है, लो होता है, तो उससे क्या हुआ? सांस नहीं आती। क्यों नहीं आती? नाक बंद हो जाते हैं ठंड में। तो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन वाले। मेरी बात सुनो, अच्छा ऐसा है, मेरी बात तो सुन लो बच्चे। क्या होता है देखो, जब हम पहाड़ों पर जाना शुरू करते हैं, लेह लद्दाख की साइड जाते जाते, मनाली से ऊपर जाते हैं तो ये हालत होनी शुरू हो जाती है। वहां पर जाते जाते ये नहीं कि सांस नहीं आ रहा है, बहुत खुले से पहाड़ दिखते हैं, ऐसे लगता है इतना क्लीन एनवायरनमेंट, यहाँ तो पॉल्यूशन है ही नहीं, जितना सांस भर सको भर लो, खूब ऑक्सीजन आएगी। सांस भरते हैं, हवा आ रही है, ठंडी आ रही है, सब मस्त है, लेकिन सरदर्द होना शुरू हो जाता है। और एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे जाकर तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है, वहां पर कान सुन हो जाते हैं। चलो वो तो है ही, है ना। लेकिन मेन कहानी कहाँ आती है कि हमें उतना ज्यादा हमसे सोचा नहीं जाता, सोचने की क्षमता कम हो जाती। रीजन क्या होता है? जब तुम हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, देखो हम यहां पर हैं, जब हम प्लेन्स में हैं तो हम पे एटमॉस्फेयर है, मेरे ऊपर यहाँ पूरे एटमॉस्फेयर है, अपने को पता है एटमॉस्फेयर क्या, गैसेस हैं बहुत सारी, उन सारों का प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिस प्रेशर की वजह से जो मैं ब्रीद कर रहा हूं एयर, उसमें से ऑक्सीजन मेरे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो पा रही है। और ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है वही ब्रेन तक जा रही है, और उसी वजह से मेरा दिमाग ठीक से काम कर पा रहा है।
ठीक है, लेकिन जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते जा रहे हैं, जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर है वो तो नीचे ही रह गया, सिर्फ ऊपर वाला एटमॉस्फेयर ऊपर जोर लगा पा रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब वहां पर जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ तो हम ब्रीद इन तो कर रहे हैं एयर को, लेकिन वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो पा रही। अब अगर ब्लड, क्योंकि जितना प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, लेस प्रेशर लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यही पढ़ा था हमने हेनरीज लॉ में। तो जितना हाइट पे जाते जाएंगे वहां पर क्या होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी लो हो गई है ऑक्सीजन की। टेम्परेचर कम है, इतना कितना कम है, -25 पे थोड़ी चले गए हैं, कितने पे ही चले गए, उतने से नहीं होगा कि हाँ प्रेशर को काउंटर करने लायक इतना टेम्परेचर लो नहीं होगा। हमारी बॉडी मेंटेन कर रही है उस टेम्परेचर को। अगर हम टेम्परेचर के साथ साथ हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर उतना ही कम हो जाए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की, हो गया काम, सॉर्टेड है सब। राम नाम सत्य या अल्लाह जो भी अपना अपना कर लेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी का टेम्परेचर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट समझ रहे हो, जितना हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे वहां प्रेशर लो हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, तो जो इनहेल्ड एयर है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही है। ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो रही, ब्लड जा रहा है दिमाग के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, दिमाग हो गया खराब, सोचा नहीं जा रहा है। समझ में आ रही है? इसमें लोगों को क्या हो जाता है, नॉक्सिया, और नोजिया नहीं, एनॉक्सिया एक अलग प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम सोच नहीं पाते, हम कहते हैं ना बोंदड़ जाते हैं, वहां जाके अनपढ़ हो जाते हैं, ठीक है। वहां, हाँ जी, वहां पर क्या होता है, हिमालय पे जाने में दिक्कत नहीं है, हिमालय पे जाकर लोगों को समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, मैगी खाओ, हिमालय से नीचे तक मैगी मिल रही है, वहां मैगी भी नहीं मिल रही, बनाना नहीं आ रहा, वहां पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां जाके उतना फोकस रह पाना। और इसीलिए क्या कहा जाता है, इवन पहाड़ों पे अगर ट्रैवल भी करने जाते हैं तो लंबी ट्रिप क्यों रखनी होती है, रुक रुक के जाओ कि बॉडी अडेप्ट करती रहे। समझ में आई है? तो जितना हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे वहां ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता जाएगा, ऑक्सीजन लेवल तो है पर सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। चलो अब इसके बाद है, देखो ये सिंपल सा हमारा बच्चे न्यूमेरिकल है, सिंपल तो नहीं है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, ये अटेम्प्ट करते हैं। आओ देखो जरा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इज 1.1 times 10 raised to the power -3 mole per liter at 288 Kelvin. When 0.200 gram of iodine is stirred in 100 ml of water till equilibrium is reached, what will be the mass of iodine found in the solution and the mass that is left undissolved? पहले यहां तक करते हैं बच्चे। ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर हमने जिस टाइम पे ये क्वेश्चन के अंदर देखो दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ था। क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ था, पहला पार्ट था जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इज 1.1 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका एग्जैक्टली मतलब है कि 1.1 मोल डिसॉल्व्स इन 1.1 into 10 raised to the power -3 मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यूनिटरी मेथड के हिसाब से समझो, देखो मैं बार बार केमिस्ट्री के अंदर हर टॉपिक के साथ कहता हूं जहां न्यूमेरिकल्स आते हैं यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट जो आएगा उसमें केमिस्ट्री के साथ यूनिटरी मेथड लगाओगे तो फॉर्मूला नहीं खेलना पड़ेगा। अगर तुम इसके यूनिट पे भी ध्यान दो तो ये अपने आप में यही समझाना चाहते हैं। अगर तुम यूनिट पे ध्यान दो 1.1 into 10 raised to the power -3 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। अब इन्होंने बोला है कि 0.200 ग्राम ऑफ आयोडीन इज स्टिर्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1.1 into 10 raised to the power -3 मोल 1 लीटर में घुलते हैं तो 100 मिलीलीटर में कितने मोल्स घुलेंगे, ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें कि 1.1 into 10 raised to the power -3 मोल्स डिसॉल्व्स इन 1 लीटर, 1 लीटर को मैं 1000 मिलीलीटर लिख लेता हूं क्योंकि हमारे पास अगली जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में गिवन थी, है ना। फिर अगर ऐसा ही है तो कितने मोल्स 100 ml में घुलेंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कितना निकला, x is equal to 1.1 into 10 raised to the power -4 मोल्स। इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ जी, कोई परेशानी? अब यहां हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.200 ग्राम, किसका, आयोडीन का, है ना। हमारे पास 0.200 ग्राम है आयोडीन का। अब मास की फॉर्म में अगर मुझे आंसर चाहिए है तो मास की फॉर्म में मैं इन नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लूं, है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब हमें क्या निकालना है, गिवन मास। तो क्या करूं, n into molar mass of iodine will be equals to the amount of mass dissolved in 100 ml, है कि नहीं। और आयोडीन का मोलर मास कितना होता है बच्चा, n निकला है 1.1 into 10 raised to the power -4, और इसका मोलर मास कितना है 254। इसको सॉल्व करो, यहां से हमारे पास वो मास की वैल्यू आ जाएगी जो कि 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। समझ में आई ये बात, निकालो एक बार, निकल गया बच्चा यहां से मास। अब एक बात देखो, कितनी वैल्यू आई है इसकी, 0.02794 ग्राम। अब देखो हमने सॉल्यूशन में डाला कितना था, 0 पॉइंट कितना डाला था 200, इतना हमने सॉल्यूशन में आयोडीन डाला था, जबकि 100 ml की कैपेसिटी कितनी निकली, सिर्फ इतने को डिसॉल्व करने की। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज आयोडीन डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अनडिसॉल्व्ड कितना रह गया, इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूं 0.02794, तो हमारे पास अनडिसॉल्व्ड अमाउंट निकल आएगा कि नहीं, माइनस करना सबको आता है, खुद निकाल लोगे। इसके बाद वाले पार्ट पे ध्यान दो। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि फर्दर क्वेश्चन में बोला अनडिसॉल्व्ड के बाद आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड विद 0.200 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 100 ऑफ वाटर, देखो we will add 150 ml of water to the system. How much iodine will be dissolved and how much will be left undissolved and what will be the concentration of iodine in the solution. अब क्या कहानी करी, कहते हैं अब जो हुआ हुआ, जितना घुल गया ठीक है, उसके बाद हमने और 100 के अंदर 150 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो नया क्वेश्चन बन गया। कहानी सारी सेम है ना, कहानी सारी सेम। अब हम जो 100 ml के लिए ले रहे थे वो 250 ml के लिए लेके कर दो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ बदलेगा थोड़ी, है कि नहीं, खत्म। ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम मोल्स के साथ रिलेट कराओ या तुम मास के साथ रिलेट कराओ। फिर हमारे पास देखो आता है लास्ट में मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, मोलर कंसेंट्रेशन हमारे पास सीधा रहती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन डिसॉल्व्ड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं यहां के हिसाब से बताऊं तो मैंने क्या निकाला था कि नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व्ड है, 1.1 into 10 raised to the power -4, यही किया था ना हमने, 1.1 into 10 raised to the power -4 इनिशियली अपॉन वॉल्यूम कितनी थी 100, है ना, ऐसे ही कुछ किया था। और इंटू 1000 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमारी लीटर्स में होनी चाहिए, यहाँ मिलीलीटर्स में थी, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल्स पर लीटर निकलाएगा और एग्जैक्टली वो सॉल्युबिलिटी के बराबर ही वैल्यू आती। लेकिन अगर हम अब बदलाव कर रहे हैं किसके लिए, 250 ml के लिए, तो कंसेंट्रेशन का कंसेप्ट तो सेम ही चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 250 ml इनटू 1000, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई ये बात, ये डिफिकल्ट तो नहीं है, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है सबको। चलो भाई, अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल सिस्टम। इससे पहले हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर हमने बात करी थी फिजिकल प्रोसेस की, पहला जिसके अंदर क्या था, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, या आइस मेल्ट होके वाटर अपना बेसिकली फ्रीज होके आइस बन रही थी। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल सिस्टम की। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। क्या कंसेप्ट है भाई, जिसके अंदर अगर हम कोई ऐसे रिएक्शन की बात करें जहां पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स भी आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना सकेंगे। दैट इज A प्लस बी इफ गिव C प्लस डी, तो C प्लस डी भी रिएक्ट करके वापस से A प्लस बी बना सके, तो इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी फेस ऑफ टाइम पे, किसी फेस ऑफ रिएक्शन में किसी समय पे ऐसा होगा कि रिएक्टेंट से कन्वर्ट होते होते जब प्रोडक्ट बन गया वहां बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जो जिस रेट से
फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, उसी रेट के साथ बैकवर्ड रिएक्शन अगर प्रोसीड होने लग गया तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बन जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लॉजिक समझ में आया? तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। डन है ये। अब यहां पे हमारे पास देखो क्या है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में यहां पे क्या प्रोडक्ट, पहला तो देखो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सॉर्टेड है। यहां पर ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो कंसंट्रेशन और टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो यहां पर ये रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। टाइम बढ़ता गया, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई, एक पॉइंट पर आकर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट के हो गए। पैरेलली बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो एक मेन एक सर्टेन वैल्यू पे आकर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो गया। तो जब ये कंसंट्रेशंस यूनिफॉर्म हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका। यहां पर रिएक्शन रुका नहीं है, अब जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम उसी रेट पे प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करा रहे हैं। ये बात समझ में आई है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम मतलब अटेन होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। When rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, that means equilibrium has been attained. Clear है ये बात? Done. Characteristics के accordingly सीधा सा जो सेम हमारे पास हमने पहले डिस्कस किया है, that all the measurable properties like pressure, concentration, density, color remains constant and once equilibrium is reached at given temperature. यही हम बात कर रहे थे, equilibrium की characteristic ही ये है कि all the measurable properties are constant at that certain time. और वो अब कांस्टेंट ही रहने वाला है जब तक इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। क्यों भाई? चाहे तुम a प्लस बी से c प्लस डी बनाओ, चाहे c प्लस डी से a प्लस बी बनाओ, सिंस रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये रिएक्ट करके a प्लस बी फॉर्म करा सकते हैं a प्लस बी रिएक्ट करा के c प्लस डी बना सकते हैं। तो किसी भी साइड से रिएक्शन को प्रोसीड कराओ, एक ना एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। फिर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड इफ द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट कर देता है। तो रेट खुद बिना यूज हुए लास्ट में एज इट इज निकल आएगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज है तो क्या इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का काम कंसंट्रेशन को चेंज कराना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन का काम है सिर्फ तेजी लाना रिएक्शन में। जो रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा था अब वो 1 मिनट में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, ये कैटलिस्ट का काम है। वो क्वांटिटी, अमाउंट, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इन सबको नहीं बदल रहा, वो सिर्फ तेजी ला रहा है रिएक्शन में। जितनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था अभी भी उसी कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, बट जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना होगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक तो ऑब्वियस है, सारे ही इक्विलिब्रियम डायनामिक रहेंगे क्योंकि इसमें रिएक्शंस रुकेंगे नहीं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर चेंजेस बंद नहीं हुए, रिएक्शंस नहीं रुके हैं, सिर्फ हुआ क्या है, नोटिसेबल चेंज खत्म हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, तो हमें क्या लग रहा है कि वहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन कुछ है नहीं, कोई वेरिएशंस आ नहीं रही है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। बट ऐसे तो नहीं है ना कि रिएक्शंस रुक गए हैं।
फॉरवर्ड रिएक्शन अभी भी चल ही रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन अभी भी चल ही रहा है, दैट इज डायनामिक इन नेचर। ओके, ग्राफ पे ध्यान दें। फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, यहां देखो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती जा रही है। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता गया, एक टाइम पे आके कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो गई है बिल्कुल, या इक्वल ना हो तो हम ये जरूर कहेंगे कि इस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गए हैं, रेट सेम हो गए हैं, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच गई है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस नाम से समझ में आता है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ बच्चा, जिस टाइम पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर इन सेम फेज। ठीक है, होमो का मतलब होता है ये कि सेम सेम, तो वहां पे होमोजीनियस है, उसका मतलब जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं वो सेम फेज में है। जैसे H2 इन गैसियस, आयोडीन इन गैसियस, दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड व्हिच इज अगेन इन गैसियस स्टेट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, वो सब गैसियस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे यहां पे सब कुछ लिक्विड की फॉर्म में। क्लियर है, होमोजीनियस का मतलब क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है देखो, इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर नॉट इन फेज। ऑब्वियस क्लियर, समझ में आता है, होमोजीनियस में सेम फेज थे, यहाँ पे जैसे MgCO3 सॉलिड फॉर्म में है, फॉर्म हुआ MgO सॉलिड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में आ गया। या मैं वाटर के केस को लूं, लिक्विड से वेपराइज होकर गैसियस फॉर्म में आ रहा है, तो यहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट फेज अगर जो उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में इन्वॉल्व हो गई है तो उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आता है बच्चे लॉ ऑफ मास एक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, सेम यही पूरे चैप्टर में चलेगा आगे, और यही हमारे पास 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम इन चीजों को यूज करते होते हैं, और ये समझ में आना बहुत जरूरी है। बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक कंसेप्ट है जो हर किसी को क्लियर होना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या है, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स is proportional to its active mass, and hence the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants. या फिर the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants at constant temperature at given time. The molar concentration, that is number of moles per liter, is called active mass. क्या बोला गया देखो, चाहे ऊपर वाले डेफिनेशन पे ध्यान दो या नीचे वाली पे, बात एक ही करी गई है। क्योंकि ऊपर वाले डेफिनेशन में एक्टिव मास का यूज किया गया है, दूसरे वाले में सीधा सा मोलर कंसेंट्रेशन टर्म का यूज किया गया, और अल्टीमेटली मोलर कंसेंट्रेशन को ही, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर को ही हम एक्टिव मास कहते हैं। तो सेम ही बात कही इनडायरेक्टली। बोल क्या रहे हैं यहाँ पे यहां कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है किनके बराबर, कंसेंट्रेशंस के बराबर। Rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants. जितनी ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की, उतना वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन शब्द समझ में आ रहा है, कितना तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो जितनी मोलर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स की, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, बात समझ में आई है। इसी चीज को यहां लिखा गया, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ए और बी क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहां हमने कांस्टेंट डाला, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। क्लियर है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन is given by K times concentration of A into concentration of B. अगर मोलर कंसेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, A की कंसेंट्रेशन 1, B की 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली K के इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। सीधी बात है, अगर मैं कंसेंट्रेशंस की वैल्यू 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली K के इक्वल हो जाएगा।
तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। डन। फॉर जनरल रिएक्शन ए टाइम्स ए। अब ये देखो ए क्या लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान से समझना, ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जो हमें नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टिंग स्पीशी की। ठीक है, क्या है, जैसे कि ए। अब मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वाटर है, वाटर की फॉर्मेशन ऐसे ही हो रही है H2O। अगर इसकी बैलेंसिंग करनी है, यहां 2 लग गया, इधर 2 लग गया, ऐसे ही होता है बैलेंस में। तो ये जो 2 है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स यही बताता है कितने हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कैपिटल सी, मान लो ऐसा है, मान लो 3 है 4 है, जितने भी हो रिएक्टिंग स्पीशीज जितनी भी हो, एंड दे रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा है, इट इज इक्वल टू K टाइम्स, K क्या है, रेट कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ B, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ C। यहां तक ठीक है, बट ईच टर्म रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच टर्म रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ये? इन जनरल ये पता चल गया, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C। जैसे वाटर वाला जो एग्जांपल लिखा था, H2 की पावर कितनी आएगी 2, O2 की पावर आएगी 1। किसी को दिक्कत है इसमें? सॉर्टेड है बच्चा, सिंपल है ये। अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन में पूरा एक रिएक्शन चलेगा, A प्लस बी गिव्स C प्लस D। देखो जरा है क्या, the rate of chemical reaction at any particular temperature is proportional to the product of molar concentration of reactants with each concentration term raised to the power equal to the number of molecules of respective reactant taking part in reaction। क्या बोला गया, फिर से ध्यान दो, rate of chemical reaction at particular temperature is proportional to the products of molar concentration of reactant with each term raised to the power equal to number of molecules of the respective reactant taking part in reaction। कुछ अलग नहीं है, जो हमने अभी किया था वो सेम था कि नहीं। Rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactants, each term raised to the power respective number of moles। तो वही बात ये लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए बोली गई है, तो कुछ अलग नहीं है ये भी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब उसी चीज को देखना हम इक्विलिब्रियम में कैसे यूज कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां 2 रिएक्शन चल रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, होता है कि नहीं? ठीक है, रुको कोई नहीं, आ जाएगा। हाँ जी, उस टाइम पे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, 2 रिएक्शंस चल रहे हैं, कौन सा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास अगर इक्वल हो जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के, तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। तो दोनों ही केस में अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे सेम यही रख लेते हैं, अपने पास A प्लस बी गिव्स C प्लस D। ये क्या है बच्चा, फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C प्लस D। यही किसी टाइम पे C प्लस D रिएक्ट करेंगे और A प्लस बी बना देंगे, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया, है कि नहीं। तो मैं यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF लिख रहा हूं, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या आएगा, K फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यही होगा कि नहीं, फॉरवर्ड के लिए यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है क्या, A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं C प्लस D, रिएक्टेंट क्या है, A प्लस बी। क्लियर। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में C प्लस D रिएक्टेंट की तरह काम करके A प्लस बी की फॉर्मेशन करा रहे हैं कि नहीं, ऐसा ही हो रहा था। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन KB, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन,
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आना चाहिए कि नहीं, किसी को इसमें दिक्कत? अब अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होने चाहिए। इक्वेट कर दो, Kf टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B मस्ट बी इक्वल्स टू Kb टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ C कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये इक्विलिब्रियम के लिए होगा कि नहीं? किसी को दिक्कत इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ जी, किसी को इसमें परेशानी? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, Kb को इस साइड ले आते हैं। Kf by Kb that is rate constant for forward reaction by rate constant for backward reaction is equal to concentration of C, concentration of D by concentration of A and concentration of B। किसी को इसमें परेशानी बचा? यहां पर जो Kf by Kb आया है इसको कैपिटल K लिख लेते हैं, which is equilibrium constant। ये क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आई ये बात? तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, समझना जरा, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आई ये बात? रिएक्ट प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू KF बाय KB व्हिच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ गए हैं, यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है? A, B, C और D, तो क्या बनेंगे? ईच टर्म रेज टू द पावर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ए की पावर में, स्मॉल बी की पावर, स्मॉल सी की पावर, स्मॉल डी की पावर। क्लियर है ये? ठीक है, तो क्या करेंगे? डेफिनेशन देखो, द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द पावर देयर इक्वल टू इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स in the balanced chemical equation at constant temperature is given by equilibrium constant। ठीक है, HI की पार्ट 2, H2 I2 नीचे। क्लियर है ये बात? क्लियर है? 4NH3 plus 5O2 gives 4NO2, NO plus 6H2O, तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स NO raised to the power 4, H2O raised to the power 6, NH3 raised to the power 4, O2 raised to the power 5। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ गया। रिएक्टेंट्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो माइनस dr by dt दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू kf टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस kb टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला लिखो साथ में, ये इस रिएक्शन में ही अगर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हो तो हम इस फॉर्मेट में भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? सिंपल है। फिर हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब देखो गैसियस सिस्टम में क्या होगा हमारे पास? गैसियस सिस्टम में कंसेंट्रेशन तो होगी नहीं, गैसियस सिस्टम में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। कंसेंट्रेशन कहां आती है? जहां लिक्विड में होगा सब कुछ। अब हमारे पास अगर गैसियस सिस्टम है तो यहां पर A गैसियस फॉर्म में, B गैसियस फॉर्म में, C गैसियस फॉर्म में, D गैसियस फॉर्म में। तो जहां पर जिस जिस जगह पर हम फॉर्मूला में कंसेंट्रेशन यूज कर रहे थे वहां अब हम क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर। समझ में आई ये बात? अगर किसी सॉल्यूशन में गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है, तो हर गैसियस पार्टिकल, हर गैसियस मॉलिक्यूल अपने हिस्से का एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जो ओवरऑल मिला के टोटल प्रेशर का एक हिस्सा होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure is equal to partial pressure of products upon partial pressure of reactant, each term raised to the power respective number of moles। ये बात समझ में आई है? इसको हम कहते हैं Kp और जो कंसेंट्रेशन के टर्म्स में आ रहा था उसको हम क्या कहते हैं? Kc। क्लियर है ये? अब अपने पास आता है बच्चा रिलेशन बिटवीन Kp Kc, बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो Kp Kc का रिलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है बहुत आसान, लेकिन आएगा एग्जाम में। मतलब अगर जो बोर्ड लेवल की बात करें तो कंफर्म्ड है ये मिलना ही मिलना है, और इवन अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की भी बात करें तो इसी रिलेशन को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते होते हैं।
देखो, let us consider the equation n1a plus n2b gives m1c plus m2d. n1 n2 m1 m2 समझ में आ रहा है? कुछ ही अलग चीजें नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बैलेंस करते हुए स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, वही हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू दी पावर m1 partial pressure of D raised to the power m2 upon partial pressure of A raised to the power n1 partial pressure of B raised to the power n2। सिंपल है, हमने अभी डिस्कस किया था, सेम यही था। और यहीं पे अगर इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन लिखूं तो Kc की वैल्यू क्या होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज टू दी पावर m1, कंसेंट्रेशन ऑफ D रेज टू दी पावर m2, कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू दी पावर n1, कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू दी पावर n2। Kp कैसे सिंपल है, यही हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब मुझे इन दोनों को अगर रिलेट करना है तो मेरा काम क्या है? मुझे पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख देना है, सिंपल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पता है अपने को, पता है नहीं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी को मैं क्या लिख सकता हूं? एन बाई वी आर टी। एन नंबर ऑफ मोल्स, वी इज वॉल्यूम, एन बाई वी क्या होती है? कंसंट्रेशन। एन बाई वी क्या होती है? कंसंट्रेशन। अब देखो, पी ए क्या बना? सी ए आर टी। पीवी बना, पीबी क्या बनेगा हमारे पास? सीबीआरटी। पीसी बनेगा सीआरटी, सीसीआरटी। पीडी बनेगा सीडीआरटी। सिंपल। अब एक बात बताओ, सीए का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कंसंट्रेशन ऑफ डी। किसी को इसमें दिक्कत? लिख के कराऊं? पता चल रहा है? पक्का ना? तो हमारे पास कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली आइडिया लग रहा है। मैं अब केपी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ध्यान दो। केपी क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की वैल्यू क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी रेज टू दी पावर m1 बन गया। किसी को दिक्कत? इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। अब पार्शियल, देखो मेरी बात सुनो, एक बार ध्यान दो। मेरे पास सिंपल से रिएक्शंस थे बच्चा, n1a1 प्लस n1a n2b गिव्स m1c प्लस m2d। यहां तक सिंपल, ये रिएक्शन का तो लॉजिक क्लियर है सब कुछ। अब देखो, अगर मैं Kp की वैल्यू निकालता हूं तो Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू दी पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू दी पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू दी पावर m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू दी पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू दी पावर n2। बिल्कुल ठीक है, केपी यहां तक क्लियर है। केसी क्या आएगा? केसी बनेगा हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू दी पावर m1 कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू दी पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू दी पावर n1 कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू दी पावर n2। बिल्कुल ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब एक बात देखो, मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम को मैं रिलेट करा सकता हूं इस तरीके से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से पी को मैं एन बाई वी आर टी लिख लूं तो कोई दिक्कत? ये जो एन बाई वी होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो मैं पी को कंसेंट्रेशन टाइम्स आर टी लिख लूं। अगर अब मैं पी ए लिख रहा हूं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहां कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी। पीवी लिखूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। पीसी लिखूं कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, और पीडी अगर मैं लिखूं तो कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी लिख सकता हूं कि नहीं? यहां तक क्लियर है। अब यही सारी वैल्यूज बस मैं केपी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो केपी की वैल्यू क्या है बेटा? पीसी की वैल्यू बताओ क्या है? सी आर टी रेज टू दी पावर m1। पीडी की वैल्यू क्या है? डी कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी रेज टू दी पावर m2। पीए की वैल्यू क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी रेज टू दी पावर n1 कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी रेज टू दी पावर n2। किसी को इसमें दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, आर टी आर टी आर टी आर टी,
सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकती है। कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर m1 कंसेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर m2 टाइम्स RT रेज टू द पावर m1 प्लस m2। लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n1 कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर n2 टाइम्स RT रेज टू द पावर n1 प्लस n2। बिल्कुल ठीक है। Kp इज इक्वल टू, अब देखो जरा ये जो चीज है ये क्या बन गई, ये Kc बनी कि नहीं, ये Kc बन गई। तो Kp इज इक्वल टू Kc टाइम्स RT रेज टू दी पावर क्या बन रहा है, देखो m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। पता है ये बेसिस सेम है, पावर अगर बेसिस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब ये क्या है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, एंड डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स को हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा एन जी। क्या है, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एन जी। तो मेरे पास Kp की वैल्यू आ गई है Kc टाइम्स RT रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। क्लियर है बच्चा? ये डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। यहां एक चीज पे ध्यान देना, ये सिर्फ गैसियस मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। ये गैसियस जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है हमारे पास, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। अगर वो इक्वल होंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो Kp Kc की वैल्यू इक्वल आएगी। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो Kp इज लेस देन Kc। While calculating Kp, pressure should be expressed in bar। ये हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है कि जब भी हम Kp निकालेंगे तो प्रेशर को हमेशा हम बार में लेके यूज करेंगे। किसी को इसमें परेशानी? बहुत रेलेवेंट डेरिवेशन थी। यहां तक का जो आज हमने टॉपिक किया है वो पूरे चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। हर बच्चे को रिपीट करके रखना है, और साथ में ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हर कोई अटेम्प्ट करेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के डाउट्स के साथ फिर आगे टॉपिक प्रोसीड करेगा। आज के लिए डन।